चारों ओर लोकसभा चुनाव का शोर इस समय चल रहा है। चारों ओर लोकसभा चुनाव की बात चल रही है। कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, कौन सी पार्टी चुनाव हारेगी, किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट दिया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है। एक जो अभी रिसेंटली आया है कि क्या कोई अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। ठीक, क्या जेल में बंद व्यक्ति भी उसका वोट डालने का ये अधिकार है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि इससे संबंधित हैं, इनका हम अपने इस वीडियो में जवाब देंगे। ये वीडियो 2-3 अलग अलग पार्ट में चलेगा। तो आज हम कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को लेकर के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मुकेश कटारे और आप देख रहे हैं कटारे इंस्टीट्यूट इंदौर का यूट्यूब का चैनल। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये बनाया गया है। इसमें वो सारे नियम हैं कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब उसी को हम लेकर के आपके सामने समझाएंगे कि क्या होता है इस इलेक्शन में। लोकसभा का चुनाव आप समझते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और संसद का तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। अभी जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के हैं, 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव है। लोकसभा के चुनावों को ही हम आम चुनाव या जनरल इलेक्शन के नाम से जानते हैं। अब लोकसभा में जिस भी पार्टी या पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है और ऐसे काम करती है। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव कौन व्यक्ति लड़ सकता है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसके बारे में बताया गया है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन आती है कि यदि कोई सीट, लोकसभा की सीट रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, तो उस सीट पर सिर्फ अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। और अनुसूचित जाति का व्यक्ति या तो उस राज्य जहां से लड़ रहा है उस राज्य की सूची में वो अनुसूचित जाति को बिलोंग करे, या फिर वह भारत में कहीं पर भी उसको अनुसूचित जाति की सूची में उसका नाम होना चाहिए। ठीक, तो वो वोटर के रूप में वहां पर एससी कैटेगरी में हो तो ही वो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ सकता है। यही कंडीशन लागू होती है एसटी कैटेगरी के लिए कि यदि वो सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है तो सिर्फ वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर असम के लिए कुछ थोड़ा अलग से लिखा है कि असम में जो स्वशासी जिले होते हैं उनके लिए अलग रूल रहते हैं, उनको वहाँ का ही वोटर होना चाहिए। 2 चीज़ें क्लियर हुई कि रिजर्व अगर एससी के लिए तो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही वहाँ चुनाव लड़ सकता है, अगर वो रिजर्व सीट है एसटी के लिए तो सिर्फ एसटी का लड़ सकता है। इसके बाद और रूल बनाए गए हैं। इसमें क्या रूल बनाए गए हैं कि असम के जिन जिलों की बात करते हैं जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं और वहां पर सीट अगर रिजर्व कर दी गई है एसटी की, तो फिर एसटी जो वहां उसी का है, उसी निर्वाचन क्षेत्र का है, वही चुनाव लड़ सकता है। उसके बाहर के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से सिक्किम राज्य, चूंकि सिक्किम बाद में भारत में मिलाया गया तो उसके लिए भी अलग से कुछ नियम है। नियम ये कि सिक्किम में इलेक्शन लड़ने के लिए सिक्किम का ही व्यक्ति होना चाहिए, उसके बाहर का नहीं। और अब इन रिजर्व सीटों को, असम की स्वशासी सीटों को, सिक्किम को हटा करके अगर हम सामान्य सीटों की बात करते हैं तो सामान्य सीट का चुनाव कोई भी भारतीय नागरिक लड़ सकता है, बशर्ते वो भारत में कहीं किसी जगह उसका वोटर के रूप में, मतदाता के रूप में नाम हो। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, ये होती हैं सिंपल सी उसकी शर्तें। अब आता है क्या अपराधी वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। हालांकि अपराधी यहाँ सिर्फ लोकसभा को चुनाव को बता रहे हैं, विधानसभा राज्यसभा लगभग एक जैसे रूल हैं, लेकिन इस समय सिर्फ लोकसभा को ध्यान में रख करके बताते हैं कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 8 कहता है कि वो व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है, सिद्ध दोष का मतलब है कि वो अपराध उस पर प्रूव हो गया है, तो क्या वो चुनाव लड़ सकता है। उसके चुनाव लड़ने पर
प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि अगर किसी क्राइम में ये प्रूव हो गया है कि हाँ इसने ये क्राइम किया था, ठीक, तो क्या कंडीशन है, इसमें सेक्शन 1 में लिखा है कि अगर उस पर पेनल्टी लगाई गई किसी क्राइम के लिए, तो जिस क्राइम के लिए पेनल्टी लगाई गई यानी जब वो दोषी सिद्ध हो जाता है उससे 6 साल की अवधि तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक, अगर उसे जेल भेजा गया है तो जेल से रिहा होने के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। कई सारे क्राइम होते हैं जहां पर जेल ना भेजा जा करके पेनल्टी दे करके ही उसको छोड़ देते हैं, तो उस समय से 6 साल का ड्यूरेशन, और अगर जेल किसी को 5 साल की हुई है तो 5 साल जेल में गुजारने के बाद 6 साल और उसे इंतजार करना पड़ेगा, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस एक्ट में उन सारे अपराधों को डिटेल में डिफाइन भी किया गया है। जैसे आईपीसी का सेक्शन 1860 की 45 धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर यदि किसी ने शत्रुता या आपसी जो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने का प्रयास किया, ऐसे अपराध में वो दोषी माना गया, या उसके ऊपर 498A दहेज उत्पीड़न का केस चलता है, या सेक्शन 376 बलात्कार के लिए, या धार्मिक पूजा, रॉयट्स आदि से संबंधित चीजें होती हैं उसके लिए वो दोषी माना जाता है, या अस्पृश्यता का प्रचार करने या उसके लिए अन्य निर्योग्यताएं कार्य करती हैं उनके लिए काम करता है, सीमा शुल्क अधिनियम में दोषी पाया जाता है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में सेक्शन 10 से 12 में दोषी पाया जाता है, विदेशी मुद्रा अधिनियम में दोषी पाया जाता है, ड्रग्स आदि में दोषी पाया जाता है, आतंकवादी या विध्वंसकारी गतिविधियों में दोषी पाया जाता है। इसके अलावा धार्मिक संस्था के दुरुपयोग के संबंध में दोषी पाया जाता है, वोट पोलिंग बूथ इनको लूटने या वहां पर कुछ ऐसा इलीगल काम करने में दोषी पाया जाता है, राष्ट्र के जो गौरव हैं जैसे तिरंगा हुआ, राष्ट्रगान हुआ, इनको उनके लिए वो दोषी बनता है कि उसका उसने ठीक से काम नहीं किया, जानबूझकर उनको नुकसान पहुंचाया, सती प्रथा निवारण अधिनियम का दोषी पाया जाता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषी पाया जाता है। ओवरऑल इस प्रकार की किसी भी कानूनी गतिविधि में ये प्रूव हो जाता है कि उसने ये क्राइम किया है, तो क्राइम प्रूव होने और उस क्राइम की जो सजा दी गई है उसके मुक्त होने के 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसी में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है वो इस अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 महीने का समय दिया जाता है कि वो अपील करे। अगर उसकी अपील पर स्थगन मिल जाता है तो वो आगे काम कर सकता है, अन्यथा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है। तो कोई भी अपराधी का मतलब है जिसका क्राइम प्रूव हो चुका है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब हम चलते हैं वर्तमान में जो बात उठ रही है, खासकर भोपाल से जो एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रही है प्रज्ञा ठाकुर, उसके समय इन्हें मालेगांव जो विस्फोट हुआ था उसका इन पर मुकदमा चल रहा है और ये जमानत पर रिहा है। तो लोग कह रहे हैं कि इनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ अपराधी का मतलब होता है जिस पर अपराध प्रूव हो चुका है, जैसे लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी पाए गए तो अब ये चुनाव नहीं लड़ सकते। इन पर जब तक ये 6 साल का ड्यूरेशन जो उनको सजा मिली है वो पूरी नहीं हो जाएगी, ये चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन चाहे ये प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ये लोग भी बेल पर रिहा हैं। इन पर अपराध करने के लिए या अपराध किया इस बात की इनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है। अभी अदालत ने यह निर्णय नहीं लिया है कि ये उसमें दोषी हैं। तो जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता। तो जब ये चुनाव लड़ सकते हैं तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ FIR हो जाती है या जिस पर मुकदमा चल रहा है, निर्णय नहीं आया है, वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक, तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कि जब अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी जेल में बंद व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो क्या जेल में बंद व्यक्ति वोट दे सकता है? आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, लेकिन वो अगर कोई एग्जाम देते हैं तो पुलिस उनको साथ लेके आती है और उनकी परीक्षा कंडक्ट कराती है। तो इस प्रकार से जेल में जो बंद व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, यानी जिस पर केस चल रहा है, डिसीजन नहीं आया है वो व्यक्ति, या जिसको सजा हो चुकी है वो,
दोनों ही व्यक्ति क्या वोट दे सकते हैं, वोट देना क्या उनका संवैधानिक अधिकार है। तो अपराधियों को या अंडर पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति हैं उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बहस चलती है कि जब पुलिस कस्टडी में होने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, वोट नहीं दे सकता है, तो फिर इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो अलग बहस का मुद्दा है। तो जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि लोकसभा जो चुनाव होते हैं तो जो कैंडिडेट चुनाव जीतने के लिए खर्च करते हैं उसकी कोई लिमिट बनाई गई है क्या, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो आप समझते हैं आजकल जो चुनाव हैं वो धनबल बाहुबल पर जीते जाते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा एक सीमा निश्चित की गई कि इससे ज़्यादा का खर्च नहीं कर सकते। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से है। वे राज्य जो बड़े राज्य हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। यानी इसकी मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर दी 70 लाख। जैसे आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। ये खर्च किस बात पर किया जाता है? चुनाव की रैलियों पर, जो व्हीकल वो उपयोग में लाते हैं उस पर, पैम्पलेट पर, या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इन सारी चीज़ों पर। इसके अलावा जो छोटे राज्य हैं यानी जिनका संसदीय क्षेत्र छोटा होता है वहाँ पर ये लिमिट 54 लाख की गई है। 54 लाख रुपए से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकते। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, ये छोटे छोटे राज्यों में। दिल्ली ये जो है यहाँ पर 70 लाख रुपए की लिमिट निश्चित की गई है। ये वो आंकड़े हैं जो कि इलेक्शन कमीशन कहता है। अब कोई भी कैंडिडेट क्या करेगा जो चुनाव लड़ता है, उसको अपना पूरा ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कि कितना पैसा उसने डीजल पेट्रोल पर खर्च किया, कितना झंडे प्रचार बैनर पर खर्च किया, कितना रैली पर खर्च किया, और फिर चुनाव कंप्लीट होने के 90 दिन के अंदर अपना ये पूरी अकाउंट डिटेल उसे निर्वाचन आयोग को सबमिट करनी पड़ती है। निर्वाचन आयोग अपनी ओर से भी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हर चुनाव जो लड़ने वाले प्रत्याशी उनका खर्च अपनी ओर से वो मेंटेन करते हैं। अगर उसमें अंतर आता है या उसमें कोई फाल्स जानकारी आती है, इनकरेक्ट जानकारी आती है, तो फिर ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1901 के सेक्शन 10 के अंतर्गत उस चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अगले 3 साल तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है। अब वास्तविकता ये है हमारे देश में कि 90 लाख या 54 लाख रुपए, ये जो 70 लाख या 54 लाख रुपए की जो लिमिट बनाई गई है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, इससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कई सारे जो प्राइवेट लोग जिस पर रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि 2 करोड़ रुपए एक नॉर्मल प्रत्याशी जो लोकसभा का चुनाव लड़ता है वो खर्च करता है। तो 543 सीटों के जब चुनाव होते हैं और एक कैंडिडेट 2 करोड़ रुपए खर्च करता है ऑन एन एवरेज एक कैंडिडेट, जबकि एक संसदीय क्षेत्र में एक से ज़्यादा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट होते हैं, तो ये हमारा जो चुनाव है 3 से 4 हजार करोड़ रुपए में खर्च होता है। इतनी बड़ी मुद्रा चुनाव में खर्च होती है, इसलिए हर चुनाव के बाद महंगाई भी बढ़ती है। ठीक, तो ये था चुनाव खर्च से संबंधित। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर जैसे क्वेश्चन उठते हैं कि 2 लोग चुनाव लड़ते हैं और उनके इक्वल वोट आ जाते हैं तो फिर कैसे डिसीजन होगा, कौन जीतेगा। चुनाव में अगर धांधली होती है तो उसके खिलाफ ये कैंडिडेट कहाँ अपील करते हैं और अपील का निराकरण कौन करता है। इससे बहुत सारी चीज़ें, यदि अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा वोटर जो भ्रष्टाचार या किसी अपराध में दोषी सिद्ध हो चुका है, क्या उसको वोट डालने का अधिकार है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन का जवाब हम इन 2-3 लगातार जो वीडियो आएंगे उसमें देंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको आप लाइक करें, इसको शेयर करें, और कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं इलेक्शन से संबंधित उसको कमेंट करें, और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।